हेलो बच्चों। आज जैसा कि हम रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, इससे पहले मैंने एक वीडियो रीतिकाल का अपलोड किया है। ये रीतिकाल का सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि रीतिकाल कवियों का वर्गीकरण। ठीक है, रीतिकाल कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। एक पहला था रीतिबद्ध कवि, दूसरे रीति मुक्त कवि और तीसरे रीति सिद्ध कवि। अब देखिए, ये रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध क्या है, थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपना रीतिबद्ध कवि। देखिए, इस वर्ग में वे कवि आए जो रीति के बंधन में बंधे हुए थे। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की, रीति में बंधे थे वो, और रीति के अनुसार ही उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की। वे कवि किस में आए? रीतिबद्ध कवि में। अब इनमें प्रमुख जो रीतिबद्ध कवि हैं, उन कुछ कवियों के नाम हैं, वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देवकवि, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सूरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दूल्हा, रघुनाथ और रसिक गोविंद, प्रताप सिंह, और जो रीतिबद्ध के जो अंतिम कवि थे या कह सकते हैं रीतिकालीन, वह ग्वाल कवि थे। ठीक है, ये कैसे कवि थे? सभी रीतिबद्ध। ठीक है, अब आगे चलते हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि किसे कहा गया? ठीक है, पढ़ेंगे। रीति मुक्त कवि जिन्होंने रीति के बंधन से मुक्त रहे, उन्होंने किसी भी प्रकार के अपने ग्रंथ लिखने में रीति का उपयोग नहीं किया। माने रीति के बंधन से जो मुक्त थे, उन्होंने रीति लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। वे प्रमुख कवि कौन कौन से थे? रीति मुक्त कवियों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले घनानंद थे, बोधा, आलम, ठाकुरदास, द्विजदेव और रसखान कवि। कौन कौन से थे रीति मुक्त में? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुरदास, द्विजदेव और रसखान कवि। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे जो कवि आए वह थे रीति सिद्ध कवि। अब देखिए, रीति सिद्ध इस वर्ग में कौन से कवि थे? इस वर्ग में वे कवि आए जिन्हें मतलब रीति का तो ज्ञान था, लेकिन उन्होंने रीति ग्रंथों की रचना नहीं की। कहने का अर्थ है कि रीति का ज्ञान होने पर भी रीति ग्रंथ नहीं लिखे। उन्हें रीति का ज्ञान था, लेकिन रीति का ज्ञान होते हुए भी उन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे। इनमें से रीति सिद्ध कवि प्रमुख कवि 2 हैं, बिहारी और रसनिधि। समझ में आया इतना? ठीक है, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवियों के बारे में हमने ये पढ़ा। आगे चलते हैं। अब देखिए, रीति काल के जो प्रमुख कवि हैं उनको थोड़ा हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो जिसमें कि केशवदास सबसे पहले लिए हमने। यह प्रथम लक्षण ग्रंथकार कहलाए, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। यह केशवदास जो हैं प्रथम लक्षण ग्रंथकार कहलाए। इन्हें केशवदास जी को काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। यहाँ से कई बार प्रश्न उठ के आते हैं कि काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। ठीक है, यह जो केशवदास जी थे, यह अलंकारवादी कवि रहे। ठीक है, इनका जन्म 1555 में ईस्वी में और मृत्यु इनकी हुई थी 1617 में। अब देखिए, ये कहाँ पर रहे? ये ओरछा नरेश, ये जो थे केशवदास जी, ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के आश्रय में थे। ठीक है,
जो ओरछा के जो राजा थे महाराज राम सिंह के जो भाई थे इंद्रजीत के, उनके यहाँ ये आश्रय में रहे। रीतिकाल में अधिकांशतः सभी कवि राज्याश्रित थे, राजाओं के आश्रय में रहे थे। ठीक है, और राजाओं की ही प्रशंसा के, राजाओं के गुणगान का ही इनके ग्रंथों में वर्णन मिलता है। इनके केशवदास जी के जो प्रमुख 9 ग्रंथ हैं, ठीक है, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला रसिक प्रिया। रसिक प्रिया 1591 में लिखा, ईस्वी में। इसमें 16 जो थे वो प्रकाश विभक्त लक्षण ग्रंथ थे, और 13 जो ग्रंथ लिखे इन्होंने वह श्रृंगार प्रकाश में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनका ग्रंथ था रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। रामचंद्रिका जो ग्रंथ है इसे छंदों का अजायब, यहाँ से भी प्रश्न आता है कि छंदों का अजायब घर किस ग्रंथ को कहा जाता है। इसमें रामचंद्रिका में 1600 छंद हैं। कितने छंद हैं? 1600 छंद। और इसकी जो रचना की गई थी वह 1601 में की गई थी। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 प्रश्न बन के आते हैं। एक, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं, इसमें कितने छंद हैं और इसकी रचना कब की गई थी। नेक्स्ट इनका है कवि प्रिया। कवि प्रिया इन्होंने राजा की एक नर्तकी थी जिसका नाम राय प्रवीण को शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी इन्होंने। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न आता है कि जो केशवदास जी थे उन्होंने कवि प्रिया जो ग्रंथ लिखा वह किस उद्देश्य से लिखा था। तो उन्होंने किस उद्देश्य से लिखा था कि राजा की जो नर्तकी थी, जो राजा के आश्रय में जैसे नर्तकी वगैरह रहती है, नृत्य करती हैं, राय प्रवीण जिनका नाम था, उनको शिक्षा देने के उद्देश्य से कवि प्रिया की रचना की, और इसकी रचना 1601 ईस्वी में की। कब की गई? 1601। नेक्स्ट आती है इनकी रचना रतन बावनी। यहाँ से सिर्फ यही प्रश्न आता है कब की गई इसकी रचना? 1607 में ईस्वी में। नेक्स्ट है वीर सिंह देवचरित्र। ये भी रचना इनकी 1607 में इन्होंने इसकी रचना की। देखिए इनका नेक्स्ट ग्रंथ था विज्ञान गीता। कौन सा था? विज्ञान गीता। इसे इनका यह ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ कहलाया, और इसकी रचना इन्होंने 1607 में ही की। इसके बाद इनका नेक्स्ट ग्रंथ था जहांगीर जस चंद्रिका। यह कब किया गया? इसकी रचना कब की गई? 1612 यहाँ। ठीक है, एक प्रश्न और आता है, इनकी एक रचना है छंदमाला के नाम से। छंदमाला में कितने छंद होते हैं? तो छंदमाला में 77 यानी कि 77 छंद हैं। यहाँ से प्रश्न आता है निश्चित ही। ठीक है, इनकी यदि हम बात कर लें केशवदास जी की कि प्रमुख रचनाओं के नाम, प्रमुख रचनाएं इनकी जो थी रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला, ये जो थी रीति परक ग्रंथ थे इनके। कैसे थे? रीति परक ग्रंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो अपने दूसरे कवि मतीराम जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए मतीराम जी का जो जन्म है वह 1617 ईस्वी में हुआ। इनके जो पिता थे वह विश्वनाथ तिवारी थे। मतीराम जी सम्राट जो जहांगीर, बूंदी नरेश राव, भाव सिंह हाड़ा, ठीक है, और कुमायूं नरेश ज्ञानचंद्र तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहे। देखिए ये 3 राजाओं के आश्रय में रहे थे। कौन कौन से? सम्राट जहांगीर, जो कि बूंदी नरेश राव भाव सिंह हाड़ा, और कुमायूं नरेश ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहे।
यदि यहाँ से प्रश्न आ जाता है तो हम उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं। देखिए, मतीराम जी की जो सबसे प्रमुख रचना है वह है रसराज। ठीक है, रसराज जो कि 1633 में लिखी गई। यह श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचना थी और यह स्वतंत्र रूप से लिखी है। ठीक है, यहाँ से 3 प्रश्न आते हैं। श्रृंगार रस से परिपूर्ण थी और यह स्वतंत्र रूप से लिखी गई थी। नेक्स्ट इनकी जो बहुचर्चित रचना थी वह थी ललित ललाम। ललित ललाम इसकी जो रचना की गई 1661 में की गई और ये भाव सिंह के आश्रय में की गई। जब ये भाव सिंह के आश्रय में थे तब इन्होंने ललित ललाम की रचना की गई। नेक्स्ट जो इनकी रचना थी वो थी सतसई। यह 1681 में लिखी ये रचना। और कब लिखी थी इन्होंने? यह जब भोगनाथ के आश्रय में थे। कब लिखे थे? भोगनाथ के आश्रय में। नेक्स्ट इनकी जो रचना है वह है अलंकार पंचाशिखा। यह 1690 में की गई और ये किसके आश्रय में थे तब की? ज्ञानचंद्र के आश्रय में। ठीक है, नेक्स्ट इनकी जो रचना है व्रत कौमुदी। यह 1701 में इसकी रचना हुई। इसे छंदसार के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आज आपको केशव दास और मतीराम जी के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में रीतिकालीन और जो कवि हैं उनके बारे में बताऊंगी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जानकारीप्रद रहा हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और जिन बच्चों को इस प्रकार की जो कि पीजीटी टीजीटी निकालना चाहते हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे और तो मैं इसी प्रकार के और अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों की मदद करना चाहूँगी। नमस्कार।